तमाम पार्टिसिपेंट्स को क्लिक एंड हेल्प की तरफ से मैं खुशामदीद कहता हूँ। और इंशाल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला इस तरह होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक क्वेश्चन है। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपके सामने आ रहा है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस अगर हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, आजकल के जो नौजवान हैं वो काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी टूटे हुए भी हैं, तन्हा भी हैं, होपलेस हैं। तो इस वेबिनार का मकसद ये है कि उनको बताया जा सके कि ये स्ट्रेस जो है, ये डिप्रेशन है, ये एक बीमारी है और इसका भी इलाज मौजूद है। बोथ मेडिकली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखेंगे कि हम इसकी कैसे जो है इसकी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जो रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो हमारे साथ पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं। आप एंकर हैं जियो तेज़ में। इसके अलावा आप कॉलमिस्ट हैं डेली जंग में। आप स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं। आप पंजाब हुकूमत पंजाब का जो पोलियो का बोर्ड है उसके आप जो हैं एक्टिव मेंबर हैं या सरबराह हैं। और उसके अलावा आप इत्तेहाद उम्मत के जो उलमा का जो बोर्ड है उसके भी आप सदर हैं, उसको भी आप लीड करते हैं। सेकंड हमारे साथ मैडम सुमेरा फजल मौजूद हैं। आप रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। आप बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। जो डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यूथ के, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आप माशाल्लाह उसमें बड़ा आपका एक्सपीरियंस है। आप लाहौर के एक मायनाज हॉस्पिटल में आप जो हैं वहाँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शी हैज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये हमें जो है मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी के लिहाज से हमें गाइड करेंगी। उसके अलावा हमारे साथ मिस्टर हारिस हैं जो रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप रिसर्चर रह चुके हैं 2 साल के लिए लम्स में। और उसके अलावा आपने यूएमटी में आप एज अ लेक्चरर रहे हैं। आपका भी काफ़ी तजर्बा है स्ट्रेस रिलेटेड जो डिस्कशंस में और आपका एक्सपीरियंस है। लास्ट पे हम 10 मिनट का इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। शुरू में हम जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो स्पीकर से करेंगे। वो वही क्वेश्चन है जो बेसिकली आप सब लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम गेस्ट को वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का, और पार्टिसिपेंट को भी मैं वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इंशाल्लाह वेबिनार होगा। सबसे पहले मैं मैडम सुमेरा के पास जाऊंगा। मैडम, आप हमें ये बताएं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बेसिकली ये है क्या, और इनमें डिफरेंस क्या? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुमेरा फजल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सर, मिस्टर हन्नान ने एक सवाल मुझसे किया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो स्ट्रेस इसका सबसे पहला प्राइमरी एलिमेंट है जो आगे कॉज करता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को। ठीक है, स्ट्रेस डेली रूटीन में हम डेली फंक्शनिंग में हम हमारे साथ पेश आ रहा होता है। ये वो काम उन वजह से होता है कि जो काम हमसे कंप्लीट नहीं हो पा रहे होते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे होते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे जरा बिगड़े हुए होते हैं या काम में नहीं ला रहे होते हैं उनको। ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लें कि आपने एक छोटा सा कोई टेस्ट देना है, या यूं समझ लें कि आज आपने एक मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है, और बस आपको उससे पहले थोड़ा सा घबराहट हो रही है, घबराहट हो सकती है, उसमें आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, डिफरेंट आपके फिजिकल जो चेंजेस है ना बॉडी के, वो आ सकते हैं इसमें। लेकिन स्ट्रेस विद इन, या यूं समझ लें कि आप विद इन डे, विद इन आवर खत्म हो जाता है जब आप उस चीज को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मीटिंग में पहुंचना था, तो जब आप पहुंच गए तो स्ट्रेस रिलीज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये इतना सा था स्ट्रेस। लेकिन ये स्ट्रेस कॉज करता है एंजाइटी को भी और डिप्रेशन को भी। स्ट्रेस इसका प्राइमरी फैक्टर है, एक एलिमेंट है। तो बाद में ये एंजाइटी किस तरह से कॉज करता है या डिप्रेशन किस तरह कॉज करता है कि स्ट्रेस को हम खत्म नहीं कर पाते हैं।
स्ट्रेस को लेके चलते रहते हैं, काम कंप्लीट करते नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, तो वो आगे ले जाता है डिप्रेशन की तरफ या एंजाइटी की तरफ। फॉर एग्जांपल एंजाइटी की तरफ कैसे लेके जाएगा कि आप उस काम को कर ही नहीं पाते हो और मजीद परेशानी का और उलझन का शिकार रहते हैं। उसकी वजह से आपके डिफरेंट चेंजेस भी आते हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और आपके बॉडीली चेंजेस भी हो सकते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा क्या है कि स्ट्रेस ये था कि आपको एग्जाम देना था, ठीक है, और एग्जाम तक पहुंचने के बाद भी आपने एग्जाम दे भी दिया, लेकिन एग्जाम के बाद भी आप कहें कि मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। एक्चुअली वो स्ट्रेस की वजह क्या है, जब आप पूछेंगे कि क्या वजह है, आपको क्यों इतनी घबराहट हो रही है, अब तो एग्जाम हो भी गया उसके बावजूद आप घबरा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या मसला है? तो आप कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये हमें एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली कॉमनली हम इन दो टर्म्स का, डिप्रेशन और एंजाइटी का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि इसमें एक मेजर और वाज़ेह फर्क ये है कि डिप्रेशन हमें होता है पास्ट गिल्ट की वजह से। समझ रहे हैं आप सब? पास्ट गिल्ट यानी माजी में जो हमारे साथ कुछ भी हमें रिग्रेट्स हैं या गिल्ट हैं डिफरेंट किस्म के, उनकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। और आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा जिसका आपको कंफर्म भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, वो एंजाइटी कहलाता है। हम कॉमनली इन टर्म्स का, जरा इन टर्मिनोलॉजीज का गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं। हम फ्यूचर रिलेटेड बातों को कह देते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, ओ हो हमें तो डिप्रेशन हो रहा है। एक्चुअली डिप्रेशन आपको अपने पास्ट की वजह से होता है, डिप्रेशन आपको पास्ट गिल्ट या रिग्रेट्स की वजह से होता है, और एंजाइटी आपको हमेशा आने वाले वक्त से होती है, यानी वो फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स होती हैं और वो कभी हो भी सकती हैं बुरी और कभी नहीं भी हो सकती हैं, आपको कंफर्म नहीं होता है। तो बस ये इसका एक छोटा सा मेजर सा डिफरेंस है कि डिप्रेशन पास्ट गिल्ट है, एंजाइटी फ्यूचर रिलेटेड फेयरफुल थॉट्स हैं जो कि आपको पता नहीं कि होंगे भी या नहीं होंगे। ये कॉमन सी बस एक एग्जांपल थी। बहुत शुक्रिया मैडम। जी। मैं सर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब की तरफ जाऊंगा। सर हमारे माशरे में इस टाइम जो डिप्रेशन है नौजवानों में और आम आवाम में, मायूसी, डिप्रेशन और जो पास्ट रिग्रेट जैसे मैडम ने कहा, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का मौजू बहुत ही शानदार है और आप लोगों ने जिस इस बड़े ही यूनिक और मुख्तलिफ मौजू को आपने चुना है, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात ये है कि अगर सोसाइटी में दर्द हो सर में और बंदा इलाज करवाता रहे टांग की दर्द का, तो अल्लाह के बंदो, जो दर्द है वो तो सर में है, टांग में तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो माशरे के बड़े सतून हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अपने आप को शामिल करता हूँ कि जो मजहबी तबकात हैं, तो दरगाहों से, मदारस से, या जो मजहबी स्कॉलर के नाम से मशहूर हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि लोग इस वक्त इतनी परेशानी में मुब्तला हैं। हालात पहले भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब जो 2 सालों में कोरोना ने जुल्म लाया है, का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये मौजू इसलिए मुझे आपका अच्छा लगा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आज का आपका मौजू है कि जो ज़हनी परेशानी है, जो एक मायूसी है, जो मुख्तलिफ तरह के ख़यालात हैं, या फिर ऐसी बंदा कैफियत में चला जाए कि वो बंदे को खुद ना पता चले कि अब मेरा क्या बनेगा, मुझे क्या करना चाहिए। ये एक वक्त की ज़रूरत है। मैं बुनियादी तौर पर तकरीबन 90% जो मेरा टाइम है वो सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं उनके साथ गुजरता है। तो यकीन जानिए कि इतने हालात बुरे हैं, इतने हालात बुरे हैं
एक तो हमने बात बात पे लोगों को काफिर बना दिया, और मैं अगर शायद आप समझे कि ये हमारे मौजू से जुड़ी हुई बात नहीं, ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ सच्चे और खालिस मुसलमान हैं जिनको आप दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे या मुख्तलिफ फतवे लगाएंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। अब मैं बात करता हूँ जो आज का आपका एक प्रॉपर मौजू है, वो मौजू ये है कि जी जो माशरे में पिसा हुआ तबका तो नहीं नज़र आता, लेकिन वो अंदर से टूट फूट का शिकार है, और वो शिकार इस तरह है कि ना वो बात अपनी माँ से कर सकता है, ना वो बाप बेटे से पूछ सकता है, नफसा नफसी का आलम है। तो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो नफसा नफसी का आलम है कि हर बंदा जिसके पास 10,000 का मोबाइल है वो 20,000 का मोबाइल लेना चाहता है, जिसके पास बाइक है वो गाड़ी पे जाना चाहता है, छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। इसी तरह जो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं जिनको हमने मेरा ख्याल है एक हद से ज़्यादा पाला हुआ है, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। अल्लाह की रज़ा के लिए वो हज़रत शेख सादी से वाक़या बड़ा मंसूब और मशहूर है कि उनके ये ज़हन में आया कि नंगे पाँव चल रहे थे जंगल बियाबान में, तो उनके ये ज़हन में सिर्फ़ आया कि या अल्लाह मेरे पास जूती होती तो मैं ये जो तपश है गर्मी की, जो रेत पे चल रहा हूँ, गरम मिट्टी पे चल रहा हूँ, तो मेरे पास जूती होती ताकि मेरे पाँव तपश से बच जाते। तो आगे आप चले, देखा कि एक बंदा है कि जिसके पाँव भी नहीं। तो बात ये है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर खौफ़ खुदा और वो लिल्लाहियत और वापस उसी कैफ़ियत में आ गए जिसकी कैफ़ियत के ऊपर हमें हमा वक़्त रहना चाहिए। हमें हमारे नबी ने भी कहा कि हमेशा आप नीचे वाले को देखें, कि जो नीचे वाला है, और जो हमारे इस्लाम का तुरा इम्तियाज़ है कि जो तेज़ चलने वाला है वो स्लो चलने वाले को सलाम करे, जो स्लो चल रहा है वो बैठे हुए लोगों को सलाम करे। यानी कि वो इस मस्ती, इसके ख़्वार में मस्त ना हो जाए कि भई मैं तो अब मेरे पास लैंड क्रूज़र है या बीएमडब्ल्यू है, मुझे अब क्या ज़रूरत है, मेरे तो अच्छे कपड़े हैं। ये सिर्फ़ इसलिए कहा गया कि सलाम लेने की जो पहल है और जो बड़ों का एहतराम है, छोटों से शफ़क़त है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी माशरे के अंदर जो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, ज़हनी अमराज़ का लोग शिकार हो रहे हैं, इनकी बुनियादी वजह दूरी है दीन से। अगर उसी बच्ची या बच्चे से पूछें कि भई आप इस कैफ़ियत में क्यों चले गए? आप नशे में क्यों चले गए? तो उससे पूछें तो वो तरह-तरह के हीले और बहाने पेश करेगा। लेकिन जब आप उससे ये पूछें कि भई आपने मोबाइल कौन-सा रखा हुआ है, डाटा कितना यूज़ करते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये सुबह 3 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करता है, और जब अज़ान होती है तो ये लोग सोने की तैयारी करते हैं। यानी कि एक तरफ आप ये भी देखिए, ये लतीफ़ा समझ लें या जो भी, कि जो ही सुबह 9-10 बजते हैं मज़हबी पोस्टों की भरमार शुरू हो जाती है, और उसी मोहल्ले की मस्जिद में जाके देखें तो 10 नमाज़ी नहीं होते फ़जर की नमाज़ में। यानी कि हम एक जाली कैफ़ियत में चले गए हैं, हम बनावटी चीज़ों पे ज़्यादा हमने फ़ोकस कर लिया है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वो हम कर रहे हैं, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे। अभी आप देख लिए कि आपको हर बंदा कहेगा कि भई जो सुन्नत है कि बाल नहीं, आपने दाढ़ी के शेव नहीं करनी। तो बात ये है कि हमें ये भी करना है, साथ हमें एक ऐसी लिस्ट बनाएँ लोगों को पिसे हुए तबके के ऊपर लाने के लिए, कि जो आपके एरिये में चिकन फ़रोश है, कुछ रश ईद से पहले एक दिन जो शाम होती है वहाँ रश भी होता है।
वो नानी, वो दादी, वो बड़ा भाई, वो बड़ी बहन, वो बूढ़ी माँ भी वहाँ खड़ी होती है कि मेरे घर कुर्बानी तो के लिए पैसे तो नहीं, सुबह कुर्बानी का गोश्त किसी ने देना या नहीं देना, या 2 बोटियां किसी ने देनी है, तो मैं अभी से अपने उन मासूम नवासों नवासियों, उन अपने पोतों और पोतियों के लिए, उन यतीम और लावारिस बच्चों के लिए चिकन ले आऊं, मुर्गी का सस्ता गोश्त ले आऊं, और वो 500 हजार का 400 का ले आएगी, ताकि अपने घर वालों को, जो बच्चे हैं उनको वो गोश्त खिला सके। तो मैं ये ठीक समझता है हूँ कि हमें सब्र, सर। आखिरी बात, हमें सब्र से जी जी प्लीज। आगे बढ़ना चाहिए। लोगों की जहन को हम ना पढ़ें। हर बंदा दूसरे को ठीक करने पे तुला हुआ है, खुद ठीक नहीं होता। तो पहले हमने अपने दिल में सोच की कैफियत लानी है, दिलों को नरम करना है, और अल्लाह के, दूसरों को नमाजी बनने से, बनाने से पहले हमने खुद नमाजी बनना है। दूसरों को झूठ छुड़ाने से पहले हमने खुद झूठ बोलना छोड़ना है। तो हम इस सारे मामला से निकल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। अच्छा जी, मैं मिस्टर हारिस साहब की तरफ आऊँगा। बड़ी प्यारी नक्शबंदी साहब ने बात की है कि हम जब कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ, तो तब हमें जो होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक चीज़ होती है कंपैरेटिव, जो हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बात की कि हमें दीन के करीब होने की ज़रूरत है, और एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमें दूसरों को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसी नोट पे हारिस साहब की तरफ मैं आता हूँ कि सर आप, अभी मेरी गुजारिश होगी तमाम स्पीकर से कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जो है, ताकि कम कम टाइम में हम ज़्यादा बात कर सकें। तो सर, स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं? ऑब्वियसली हम जब अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और हम रोजमर्रा के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो हर चीज हमारे मुताबिक नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरती। तो उन चीजों से रिलेटेड आपको स्ट्रेस होगी। और ऑब्वियसली जिस तरह मिस सुमेरा ने बताया था कि जब आप उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगी, यू विल बी फाइन, राइट। एंग्जाइटी फिर उसी से रिलेटेड है। और इसी तरह से एंग्जाइटी का मैं थोड़ा सा ये ऐड करता चलूं, मेरा ख्याल है कि जैसे कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्शन शो कर देते हैं बहुत छोटी सी बात के ऊपर, ठीक है, और फिर उनसे वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं होता, उनको पैनिक अटैक्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर पर्सन जो कि उस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो वो चीज जो है वो एग्जाइटी है। फिर मसला ये होता है कि हम इन चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे होते, ठीक है, और ये चीजें जो है फिर प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, और फिर ये इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपके ऊपर तारी हो जाती है। अब डिप्रेशन का इशू ये है कि ये चीजें अफेक्ट करती हैं अगेन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ठीक है। और दूसरा एक जो इफेक्ट मैंने इन चीजों का नोट किया है कि ये आपको नाशुक्रा कर देती है। आपके पास जो चीजें हैं आप उनका इदराक नहीं कर सकते, यार मेरे पास ये है, इस बंदे के पास ये नहीं है, ठीक है। आप दूसरे कंपैरिजन में चले जाते हो कि मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये क्यों है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, आई वुड से पाकिस्तान की यूथ में तो, और इवन बाकी मैं जब दुनिया में देखता हूँ बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा ऑब्वियसली ये है कि कुछ दीन से दूरी मैं कहूँगा ऑब्वियसली, लेकिन इसमें यह है कि दीन को फॉलो करना बहुत आसान है। आप छोटे छोटे काम जो हैं अपनी चीज़ों को तरतीब से रखना, नमाज अपने पूरी रखें, सफाई का खास ख्याल रखें, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो फिर स्ट्रेस और एग्जाइटी की तरफ फिर नहीं लेके जाती। मैंने देखा है कुछ अपने ऐसे करीबी लोगों में भी मैंने ये चीज़ नोट किया है कि वो इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे एक मिसाल की बात है, सुबह उठ के अगर आप अपना बिस्तर समेट के रख देना, तो ये मेरे नज़दीक, और अगर लोग सुन रहे हैं तो आई थिंक सो कि ये आपका पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स अ बेटर डे, ठीक है, कि आप सुबह उठें, चीज़ों को तरतीब से रखें, वजू करें, नमाज पढ़ें, आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग स्ट्रेस और एग्जाइटी से डील करना ये एक इस तरह नहीं है कि एक दफा किया और हो गया, ये क्योंकि आपकी लाइफ कंसिस्टेंट है तो आप कॉन्स्टेंटली इन चीजों को झेलते रहेंगे, ठीक है। और आपको कॉन्स्टेंटली इन चीजों को इस तरह ही टैकल करते जाना है कि रोजाना छोटी छोटी चीजें गिननी है, अपनी नेमतें काउंट करें, छोटे छोटे अच्छे काम कर सकते हैं उनको करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें और मूव ऑन कर जाएं।
और जब आप स्ट्रेस और एग्जाइटी को डील कर लेंगे तो फिर डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगी। बहुत आई थिंक शुक्रिया सो जी। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। अच्छा, मैं मैडम सुमेरा की तरफ दोबारा जाऊंगा। मैडम, डिप्रेशन की या स्ट्रेस की, टेंशन की अलामात क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फलां दोस्त या फलां रिश्तेदार वो डिप्रेशन का शिकार है, वो अंदर ही अंदर वो लावा वो बन रहा है? मतलब हाउ वुड वी नो? ठीक है, मैं ये अल्लाह आपको बताती हूँ। सबसे जी जी पहले तो ये इस चीज का सभी अंदाजा रखें कि अब मैं डिप्रेशन, खालिस्तान डिप्रेशन की बात करने लगी हूँ, ठीक है, प्योरली। क्योंकि एंजाइटी बिल्कुल एक अलग चीज है, डिप्रेशन अलग चीज है। हाँ, इनके कुछ सिम्टम्स मिक्स मैच हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का मैंने भी आप लोगों को डिफरेंस में बता दिया था सबसे पहले क्वेश्चन में कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। तो अब मैं डिप्रेशन की तरफ आती हूँ। डिप्रेशन आप लोगों ने अगर नोट करना है खुद में या किसी और में, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त में, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कम से कम मिनिमम, आपका मैक्सिमम की बात नहीं करी, मिनिमम 2 हफ्ते तक एक इंसान का मूड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, और वो आप यूं समझ लें कि वो नजर आएगा, जाहिर होगा कि इसका मूड इरिटेबल है, सैड है, और वो दिन के ज्यादातर हिस्से में रहता है इसी तरह से। और इरिटेबल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें रोना भी बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा होता है। इसमें आप यूं भी देख सकते हैं कि किसी का खाना या तो बहुत जरूरत से ज्यादा कम हो गया या जरूरत से ज्यादा हो गया। इसी तरह इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो ज्यादा खाने की वजह से वेट गेन की तरफ भी जा रहा है और वेट लॉस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन वाले जो एक साइन होता है ना, जरा आप सभी इधर गौर से देखें कि हर कोई यूं बैठा होता है, ये वाली सूरत हाल हर बंदे की नहीं होती है। डिप्रेशन भी वेरी कर रहा होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत से लोग और बहुत से क्लाइंट हमारे पास इस तरह के भी आते हैं कि अगर आप उनको आते हुए देख लें कि वो इतने वेल बिहेव्ड होते हैं, इतने वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड होते हैं, इतने खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी वाइज वो लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बात करना स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम की, तो वो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं, बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों के पास आपके करीब करीब ही डिप्रेसिव आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पे वो नजर नहीं आ रहे होंगे। जैसे ही हम उनसे कोई बात करते हैं तो वो फौरन ही टूट के बिखर जाते हैं, और लिटरली वो टूट के बिखरते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह की कुछ अलामात हैं कि आपको प्रोमिनेंटली वो नजर आ सकती हैं। इसमें नींद का बहुत ज्यादा होना भी आ सकता है, या नींद का बिल्कुल कम हो जाना भी हम लोग नोट कर सकते हैं। दोनों सूरत हाल हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर हम सुसाइड की बात करें यानी खुदकुशी की बात करें, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए तो वो डिप्रेशन में ये चीज ज्यादा नजर आने को मिलती है। इसमें क्या हो सकता है कि हम जो यानी क्लाइंट है हमारा डिप्रेशन का, डिप्रेशन जिसको है मर्ज, वो इस तरह से हो सकता है कि वो आपसे बस एक वैसे ही कह दे, मतलब होपलेसनेस शो कर दे, यानी नाउमीदी शो कर दे, या वर्थलेसनेस शो कर दे, जिसमें खुद एतमादी कम होती है, और वो ये कह दे कि मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, मेरा दिल करता है कि बस मैं कहीं चला जाऊं, खत्म हो जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। इस तरह की बातों को कतई इग्नोर ना कीजिए, कतई इग्नोर ना कीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अकम्पनीड विद दूसरे जो मैंने क्राइटेरियाज आपको कुछ बताए हैं, अगर आपके सामने जो इंडिविजुअल है, जो इंसान बंदा है, वो बाकी सारी चीजें भी उसकी इस तरह से हैं कि उसका मूड जो है वो इरिटेबल हो सकता है, सैड हो सकता है, या वीपिंग स्पेल्स यानी रोना बहुत ज्यादा उसको आ रहा होता है, हर वक्त आंख गीली नम रहती है, लाल रहती है, बेचैनी रहती है, और स्पेशली उसमें फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है इंसान की ना। फंक्शनिंग डिस्टर्ब किस किस तरह से हो सकती है, उसके मैं कुछ आपको 4 क्राइटेरियाज बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको किस तरह से महसूस होगा कि ये जो पर्सन है आपके सामने वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। आप किस तरह से महसूस कर सकते हो कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि सुबह उठ के उनको टिथ ब्रश करना है, उन्होंने कॉम्ब करना है, उन्होंने शावर लेना है, उन्होंने वेल ड्रेस होना है, या उन्होंने अपने बाकी के पर्सनल काम करने हैं, ये वो स्किप कर देते हैं। फिर उनकी सोशल लाइफ पर आज इनकी सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो उठना बैठना किसी के साथ पसंद नहीं करते, अपनी बातें शेयर नहीं करते, ठीक है। ये उनकी सोशल लाइफ उनकी अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, पेयर ग्रुप के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग के साथ भी हो सकती है, और उनकी ऑक्यूपेशन में भी ये सोशल लाइफ काउंट
हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सिम्टम्स जो हैं वो हमने काफ़ी अभी डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है हारिस भाई से कि हमारे घर का जो माहौल है और हमारे जो समाजी रवैये हैं वो कैसे असरअंदाज हो रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एक मरीज बनाने में, या आप कह सकते हैं कि एक बंदा जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं उसको बनाने में हमारा क्या किरदार है घर वालों का? अच्छा, तो यूथ के हवाले से बात हो रही थी कि उनके ऊपर इम्पैक्ट किस तरह से होता है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं, बड़े बहन भाई हैं, उनका ऑब्वियसली इम्पैक्ट है उनके बच्चों के ऊपर। और इसमें इस तरह से है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। अगर माँ बाप का जो किरदार है वो उसमें डिप्रेशन की तरफ होगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, तो बच्चे भी यही चीज़ें सीखेंगे। और उनका जो कहने के रवैया है चीज़ों को हैंडल करने में, वो उससे थोड़ा सा खराब हो जाता है। कि अगेन, अगर माँ बाप इस तरह से कह रहे हैं कि यार इस बंदे के पास ये चीज़ क्यों है, या हमारे पास ये होना चाहिए, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। एक तो ये है, दूसरा सबसे बड़ा जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देखा वो ये है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, या बड़े बहन भाई है उनकी प्रोग्रेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मसला ये है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में होता है जनरेशन गैप। और ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के जो मसले मसाइल हैं उन्हें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है उनके लेवल पे जाके सोचने के लिए। और बीइंग पेरेंट्स, हर माँ बाप को ये एफर्ट करनी भी चाहिए। लेकिन सैडली पाकिस्तान में कई मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें माँ बाप को, खास तौर पे जो फादर होता है, अब्बा जी जो होते हैं, उन्हें बच्चों का आई वुड से कि इतना नहीं आइडिया होता कि वो इस वक्त किस किस्म के जो मुश्किलात हैं उनको वो झेल रहे होते हैं। और दूसरा ये कि बच्चा जो है जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है उसको ऑब्वियसली कांस्टेंट केयर की, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। और माँ बाप जो हैं ऑब्वियसली उसको उसकी वो नशोनुमा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वो सब्जेक्ट करते हैं कि ये बाहर से सीखेगा, और वो उसको बाहर की इन्वायरमेंट की तरफ थ्रो कर देते हैं, और वो उन चीजों को सीखता है लेकिन एक बड़े डिस्टॉर्टेड तरीके से सीखता है। तो ये पाकिस्तानी जो माँ बाप हैं उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे को मतलब 18 साल की उम्र तक जो सही गलत है उन्होंने सिखाना है। ठीक है, फिर गोइंग बैक टू द थिंग कि जिसमें वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब हर बच्चा जो है वो अपनी राह पे डिफरेंट है। ठीक है, पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज को केटर नहीं करता कि बच्चों का मेंटल लेवल क्या है और वो क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यही देखा जाता है कि बच्चे मैथ, साइंस और इस तरह की, मैथ्स और साइंस में डॉक्टर और इंजीनियर बन गया तो बस कामयाब है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो वो इन ये चीजें जो है वो बच्चों पे स्ट्रेस डालती हैं। ठीक है, और दूसरा आप ये नोट करें कि जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट लोड शेडिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारी बहुत गर्म है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है ये छोटे छोटे लेवल्स पे ना बच्चों को अफेक्ट करती हैं, और उनके लिए ये चीजें झेलना मुश्किल हो जाती हैं। पढ़ाई करना मुश्किल है पाकिस्तान में, ठीक है, प्रोग्रेस करना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों के ऊपर अगेन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और माँ बाप जो है वो इसमें बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं कि वो बच्चे को पूरी तरह से सब चीजें सिखाएं, उनको ये बताएं कि बेटा आपके पास क्या क्या चाहिए, आपको अल्लाह ताला ने सेहतमंद पैदा किया, आप बहुत चीजें अचीव कर सकते हो, कोई दौड़ नहीं लगी हुई, कोई रेस नहीं लगी हुई। ठीक है, हमने आपको एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए भेजा, उसमें आपने समझना है, सीखना है, नंबर्स की गेम में कभी नहीं भागना। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है, खास जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, नंबर्स गेम में पाकिस्तान के सारे बच्चे भाग रहे हैं। दिस इज सो रॉन्ग। ठीक है, वो नहीं समझते कि उन्होंने क्या उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो दे शुड एक्चुअली डू दैट। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो बस मेरा यही आंसर था जी कि ऑब्वियसली माँ बाप का इम्पैक्ट है, और माँ बाप ही इसमें बहुत बड़ा एक रोल, मेजर रोल वही प्ले कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैडम से भी यही सवाल करूंगा। मैडम सुमेरा, आप हमें काइंडली ये बताएं कि हमारे दोस्तों का, हमारे फैमिली का, ऑब्वियसली भाई ने बात की, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन का कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हम कंपेयर करते हैं उस हिसाब से हम कि हम डिप्राइव्ड हैं फलां बंदे के लिहाज से।
तो इनका क्या किरदार है इस तरह के रवैये बनाने में जिसमें बंदा जो है वो बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो रहे हैं, यूथ जो है वो एंग्जाइटी फील कर रही है, कल्चरल गोल्स को वो मैच नहीं कर रहे, तो हमारा क्या किरदार है और हमें कैसे जो है हेल्प आउट करना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन को मैं मिक्स कर रहा हूँ, हमारा किरदार क्या है और कैसे फैमिली का असल रोल होना क्या चाहिए, ब्रीफली आप काइंडली, ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डील कर सकें। थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि मैं मिस्टर हारिस की बात से एग्री करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया इसको। दूसरा जो ऐड करने वाली चीज, ऐड भी समथिंग कुछ नया नहीं है, कुछ खास नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट किया। लेकिन इस तरह से है कि हम डाउन टू अर्थ होकर या बच्चों की लेवल पे समझने की कोशिश अगर करें, अपनी जनरेशन की जो बातें हैं हम थोड़ा सा उनको साइड पे रख के और अब इस जनरेशन को एक्सेप्ट करते हुए इसकी सारी टेक्नोलॉजीज और जैसे भी जो भी न्यू जमाने में जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए हम बच्चों की साइकी को समझने की कोशिश करें। हम बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं मेरे नजदीक। ये अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वैसे एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे को हम मदर फीडिंग एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एक एलिमेंट है। मैं मजीद इस साइकोलॉजी में नहीं जाऊंगी, लेकिन बच्चा ओरल ग्रेटिफिकेशन मदर फीडिंग से लेता है। क्या है ओरल ग्रेटिफिकेशन? क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्लेजर है, ठीक है। ये पूरा नहीं होता, बच्चा नेक्स्ट डेवलपमेंटल लेवल किसी और से ग्रेटिफिकेशन लेता है, ये अपनी वो जो लिबिडो की एक एनर्जी है वो कहीं और से लेने की कोशिश करता है। उस लेवल पे भी अगर उसको उस तरह की नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रही हूँ मदर ओरल ग्रेटिफिकेशन की, जो बचपन में उसको मदर फीडिंग से मिलती है, और मदर फीडिंग का कल्चर आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ हमारी खवातीन बकायदा ये कहती पाई गई हैं, और डॉक्टर्स भी, कि मदर फीडिंग रोक दी जाए और बच्चे को बाहर का यानी आप जो है प्रिजर्वेटिव वगैरह वो आप दें, ठीक है। तो उसके नुकसानात बहुत से हैं, वो उसकी बॉडीली चेंजेस होंगे वो अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकल उसके नुकसानात बहुत हैं। स्टार्ट हमारा जो हमारा खराबी का शुरू हो रही है ना, वो यहीं से हो रही है। कोई इस चीज को एक्सेप्ट तक नहीं करेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है, 3 साल की उम्र में बच्चे की स्टार्ट करवा देनी चाहिए, हम लोग नहीं करवाते हैं, जिसमें हम डायपर्स वगैरह का यूज करते हैं ताकि मदर ईज में रहे, ठीक है, उसको कोई परेशानी ना हो, वो रात को तंग ना हो और वो सारी चीजें, ठीक है। वहां से जो बच्चे की ग्रेटिफिकेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें मोटिवेशन सेल्फ अचीवमेंट का तो लेवल हम बढ़ाते ही नहीं है। 10 साल के बच्चे को भी कहते हैं कि लो मैं तुम्हारे मुंह में खाना डाल देती हूँ, ठीक है, या लो ये काम मैं कर देती हूँ, तुम क्यों छेड़ रही हो, क्यों खराब कर रहे हो, अभी सेट करके रखा है। उसको अचीवमेंट की सेंस ही नहीं आती है। वो कहाँ से अचीवमेंट की सेंस लेगा जब वो कुछ करके ही नहीं देखेगा। 3 के बच्चे को जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं तो उसकी अचीवमेंट का लेवल अप होता है। हम लोग वो चीजें देते ही नहीं है, हमारे बच्चे इन चीजों से डिप्राइव्ड हैं। हमें इन चीजों का शूर रखना है कि हम कहाँ से उनकी ये जो कमियां हैं उनका स्टार्ट ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्टअप हो रहा है इनका, ठीक है। तो मजीद उनको इस रेस में लगा देना, जैसे कि मिस्टर हारिस ने अभी जिक्र किया है कि उनको पॉइंट्स की रेस में लगा रखा है। इतना प्रेशर, इतना सोशल प्रेशर। मुझे कोई ये बता दे कि पाकिस्तान, माशाल्लाह आप सभी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमारे कितने % स्कूल्स हैं जिनमें प्लेग्राउंड है या एक्टिविटी रूम्स हैं या कोई को करिकुलर एक्टिविटीज हैं? कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्ट्रेस दिया हुआ है कि रट्टे मारते जाओ और नंबर की गेम में चलते जाओ। नहीं चलोगे तो बुलिंग भी होगी, ठीक है, और वो बुलिंग भी आपके घर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि आपके घर तक आपके बच्चों की परेशानियां नहीं पहुंचाएंगे, वो अंदर ही अंदर उसको जैसे भी टैकल करना चाहेंगे वैसे लेके चलेंगे कि उनको स्कूल की जो नाम है वो खराब ना हो, ठीक है। और पेरेंट्स भी बॉदर नहीं करते हैं, उनका भी क्या है कि बच्चा ट्यूशन स्कूल से आए तो ट्यूशन चला जाए, ट्यूशन से आए तो बस पारा पढ़ने चला जाए, वहां से आए तो बस वो सो जाए, किसी तरह हमारी जान छूट जाए। तो ऐसे ही जान छूटेगी, कल को वही बच्चे आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, और ये वही पेरेंट्स है जो हमारे पास कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। आप बताएं कि आपने अपने बच्चों की कितनी वैल्यू की है, आपने उनको कितना अपने साथ लगा कर रखा है। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे को 7 साल तक अपने माँ को चाहिए कि वो अपने साथ उसको लगा कर रखे,
तो ताकि उसके अंदर प्यार मोहब्बत का एक एलिमेंट पैदा हो सके, लेकिन हम वो नहीं देते हैं। तो बच्चा भी अपनी जो प्लेजर एक्टिविटीज हैं या जो भी उसकी एनर्जी, जो भी वो चाह रहा है, अच्छा है या बुरा है, उसको तो वो पता ही नहीं है ना अच्छा है या बुरा है, क्योंकि हमने उसे सिखाया नहीं है। बाहर के लोग क्या सिखाते हैं, जितना आप अपने बच्चे का अच्छा चाहते हो बाहर वाला कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। और अगर आप ही नहीं वो दे रहे हो तो बाहर वालों से तो गलत ही सीख कर रहेगा, और आपकी उम्मीदों पे कभी भी पूरा नहीं उतरेगा। वो बेचारा पता नहीं अपनी उम्मीदों पे भी पूरा उतरता है कि नहीं। सपोर्ट जी बहुत सिस्टम शुक्रिया। हमारा बहुत वीक है। जी जी बहुत शुक्रिया मैडम। अभी अच्छा, हम जो आपने एक मेन। और सवाल किया था किरदार का, हमारा क्या किरदार है। जी जी प्लीज प्लीज। जी, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा काम है कि आप अपने बच्चे से बातचीत करें, ठीक है, उनके लाइफ गोल्स पूछें उनसे, ताकि आपको पता हो कि आखिर आपका बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचता है लाइफ के बारे में, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू करता है और उसको क्या चीज चाहिए लाइफ से, उसको क्या रिक्वायर है। आप उसके थॉट प्रोसेस को पहले एनालाइज करें। अगर वो थॉट प्रोसेस उसका कहीं खराब जा रहा है, किसी गलत वे में जा रहा है, आप फिर उसकी पीछे पीछे आ जाएं, फिर उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री लें कि आखिर ये थॉट प्रोसेस बना कैसे है। तो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री क्या थी और फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं और आपको कैसे उन गलत चीजों को होने से रोकना है। और रोकने के लिए ऑब्वियसली आप मेंटल हेल्थ वर्कर के पास जा सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। स्पेसिफिकली आप सबसे पहले तो अपने ही डॉक्टर, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, वहां से स्टार्टअप लें, वो आपको बेहतर रिकमेंड कर देगा, ठीक है। करीबी जो भी आपके एक अच्छा कोई भी डॉक्टर वहां बिलोंग करता होगा किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से, तो आप वहां जाके अपने, ये बिल्कुल इस चीज को ये ना समझें काइंडली, मेरे आज इस बात करने का मकसद भी एक ये है कि प्लीज साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर को आप अचीव करना चाहते हैं, उसको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये स्टिग्माटाइज्ड नहीं है, आप लेबल नहीं होंगे कि आप पागल हैं। बराहे करम सबसे गुजारिश है, जो पढ़े लिखे हैं या जो भी हमें सुन रहे हैं, वो प्लीज अपने जहन से ये निकाल दें बात के साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, हेल्प सीख करना आपको स्टिग्माटाइज्ड कर देगा और आप पागल करार पाएंगे, ठीक है। जिनको शऊर नहीं है, अल्लाह ताला ने जिनको शऊर नहीं दिया, वो उनका फेल है, ठीक है। आप अपना काम तो करें, आप अपनी लाइफ को तो एटलीस्ट प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है, अपनी मेंटल हेल्थ को स्पेशली। जी, ओवर टू यू मिस्टर हन्नान। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अभी जो प्रोग्राम का जो बुनियादी सवाल है कि हमने जी जी, डिप्रेशन से निकलना कैसे, ठीक है, ये निकलना हमने कैसे। एस्टेब्लिश कर लिया है कि सिम्टम्स हो गए, ठीक हमने है। बता दिया उसकी वजूहात क्या हो गई। अभी एक बंदा डिप्रेस है, ठीक है, वो जी, परेशान है, माजी को लेके भी परेशान है, फ्यूचर को लेके एनजाइटी भी है उसकी, कि पता नहीं एंजाइटी मुझे भी है नौकरी उसको। मिलेगी कि क्या हिसाब मेरा जी जी, होगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर मेरा बिल्कुल, कैसे ठीक है। होगा। तो ऐसा बंदा खुद, उसके काम करने के क्या है, वो क्या करे। एक तो आपने बताया कि वो साइकोलॉजिकल हेल्प ले, ठीक है, ये पॉइंट आ जी गया ठीक है, कि बिल्कुल ठीक है। अपने आप को स्टिग्मेटाइज ना करे। उसके अलावा क्या करे। जी, मैं इसका बताती हूँ कि अगर इंसान खुद से करना चाहता है और वो साइकोलॉजिकल हेल्प सीख अभी करने के उसमें नहीं है मूड में, तो वो खुद क्या कर सकता है। पहले तो मैं ये बता दूं, जो मोस्टली डिप्रेशन के क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनको फिजिकल इश्यूज होते हैं, यानी पट्टों में और जोड़ों में उनको खिंचाव महसूस होता है। उसके अलावा वो परेशानी में यानी उलझन का शिकार रहते हैं। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ये करना है, आपने भी शायद मेरे ख्याल में पढ़ा होगा, क्राइसिस इंटरवेंशन करनी होती है हमें सबसे पहले। अगर पेन को रिलीफ नहीं करेंगे तो हम थॉट प्रोसेस पे काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पेन को रिलीफ करने के लिए उनको चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना स्टार्ट करें, स्टार्टअप लें कि कम से कम दिन में एक बार वो लाजमी एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, जब जब उनको परेशानी फील हो तब तक वो डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल और एक्सहेल। डिफरेंट हमारे पास यूट्यूब पे इनकी वीडियोस मौजूद हैं डीप ब्रीदिंग की, ठीक है। और उसके अलावा एक्सरसाइज पीएमआर, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। ये वो जो सीख कर उनको देख के कॉपी करके, और वो ये बैठे बैठे, इवन जैसे हम लोग बैठे हैं, सिंपली इतने से ही बैठे में ये काम हो जाएगा, कोई आपको स्पेशल कोई उसके लिए जगह रिक्वायर नहीं है। उसके बाद कोशिश करें कि जो उनको सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को वो नोट डाउन करते रहें कि उनको किस वजह से, किस थॉट की वजह से ये सिम्टम उनको आया है, आखिर वो क्या सोच रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने फिजिकल अपनी सेंसेशन महसूस की, कोई फिजिकल उन्होंने चेंज महसूस किया, और उसके अकॉर्डिंग कुछ इमोशनल उनके अंदर चेंज आया, और उनका रिएक्शन और बिहेवियर किस तरह से निकला, वो इसको जरा नोट डाउन भी करते रहे साथ साथ, ठीक है। और उसको कोप करने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, क्योंकि बहुत से लोग डिफेंस मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस करने के लिए कुछ गलत तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते इन सम वेज, ठीक है। तो इनको जरा नोट डाउन करते रहे। मजीद इसके कि वो
अपने लिए जो आपका बहुत अच्छा टाइम कभी भी गुजरा है लाइफ का, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी खुशियां जिनको हम कहते हैं, उनको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा क्यों नेगेटिविटी को ही तलाश करने, अपने अंदर भी और बाकियों के अंदर भी। प्लीज ये सेंस अपने निकाल दें कि नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करें हम लोगों में भी और अपने अंदर भी। कभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं ना, मिस्टर हारिस, मिस्टर हनान और यहाँ मिस्टर बिलाल रफीक है हमारे साथ, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि अपने पॉजिटिव्स बताओ मुझे या अपने कोई पॉजिटिव शेयरिंग करो, तो यकीन करें आप थोड़ा सा टाइम लेंगे सोचने के लिए अपने पॉजिटिव्स को। और नेगेटिव्स का अगर मैं पूछूं तो आप फौरी तौर पे अपने नेगेटिव्स बता देंगे। मतलब हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की ही तरफ क्यों चल रहा है। तो कोशिश की जाए कि वो जो पर्सन है जिनको इस तरह की कोई एपिसोड आ रही है डिप्रेशन की, कॉन्टिन्यूस फेज में भी हैं, तो वो अपने पॉजिटिव्स को निकालें, अपने अचीवमेंट्स को निकालें, ये सोचें कि उस टाइम पे मैं वो जो मुश्किल मेरा वक्त था मैं उसमें से भी गुजर गया और मैंने अचीव कर लिया, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने लिए कुछ पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स बनाएं, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट जो आपकी अपनी खुद की बनाई हुई है और वो पॉजिटिव है, उनको आपने डेली रिवाइज करना है। वो आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, दुआ अपने लिए खुद करो ताकि आपको पता हो कि आप क्या मांग रहे हो और कितनी इंटेंसिटी के साथ मांग रहे हो। तो कुछ पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स बनाएं ताकि जब आप उनको पढ़ें तो आपके ऊपर उनका ज्यादा असर हो। उसके बाद आपकी जब आपका पेन रिलीफ हो गया और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने लग गए इस चीज के बारे में, तो अपनी ये जो मैंने 4 डोमेन्स आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताई थी, फंक्शनल जो आपकी डिस्टर्बेंस है उसको क्योर कर, मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए, जिसमें आपकी पर्सनल हाइजीन, आपकी सोशल इंटरेक्शंस, आपकी एजुकेशनल लाइफ और आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, इनको जरा स्टार्टअप दोबारा से करें कि दोबारा से अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करें। वेल ड्रेस हो जाए, बेशक कहीं नहीं जाना, लेकिन जैसे ही वेल ड्रेस होंगे, एक सेल्फी ले ली, एक पिक्चर ले ली, सोशल मीडिया पे लगा ली, थोड़ी सी प्रेज मिल गई, तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा दिन बन गया, यूं समझ लें। तो ये बहुत छोटे 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 चंकी से काम है। हम लोग यही जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, क्या रहते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव या सैड पोस्टिंग करते हैं। तो उनको चाहिए कि कुछ हैप्पीली पोस्टिंग करें, कुछ जरा फनी टाइप से चीजें पोस्ट करें, या इवन अपनी कोई बहुत अच्छी पिक्चर लेके वो पोस्ट कर सकते हैं। अपनी कोई आर्ट वर्क है या उनकी कोई भी काबिलियत है, किसी भी सेंस में कुछ भी अच्छा वो काम करते हैं, या पुराना है या नया है, या इन फ्यूचर आपका कोई गोल है, तो आप उसको पोस्ट करें ताकि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आएगी। और अप्रेजल से जितना बंदा खुश होता है, अगर मैं कह दूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका दिन बन जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, इससे बहुत अच्छा मूड हो जाता है। फिर क्या है कि आप रेगुलेट करने के लिए अपने, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो हमारे डिफरेंट उसके कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से भी डिप्रेशन कॉज होता है, जिसमें हमारे जो यूं समझ लें हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जरा बनने में उनको दिक्कत हो जाती है, और यूं समझ लें कि कुछ इम्बैलेंसिंग हो जाती है। तो उसके लिए प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है। जिन चीजों से हमारे वो हार्मोन्स बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है, और वो उनकी बैलेंसिंग सिचुएशन में आते हैं, वो वाली डाइट हम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, रात को उनको लाइट सा गर्म नीम दूध पी लें, ठीक है, कॉलीफ्लावर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट अच्छे फूड्स जो हैं, ऑर्गेनिक फूड हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके डिप्रेशन को ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो और अपनी स्लीप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि कम से कम 8 घंटे की नींद लाजमी लें। और कुछ लोगों का ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा खराब है ड्यू टू दिस सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज एंड ये सारी चीजें जो हैं, उनकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, और उसको वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं क्या क्या मसला उनके साथ चल रहा है, एक्चुअली ये कहाँ लेकर इनको जाएगा, और वो उस खुदा न खासा उस जगह पे भी लेके जा सकता है जहां वो क्योर करना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश करें कि अपनी हालत पे खुद फोकस करें, आइडेंटिफाई करें अपने इश्यूज को, सो दैट यू कैन स्टॉप इट। जी बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं। एक दो चीज़ें, क्योंकि हमारे एक स्पीकर जा चुके हैं, तो कुछ चीज़ें मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि एक तो ये है कि हम लोग ना, एक लेबलिंग थ्योरी है एक साइकोलॉजी में और एक सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम में से कोई अगर बंदा कुछ छोटी सी गलती कर देता है, हम उसको लेबल कर देते हैं। छोटे से बच्चे ने कोई चोरी कर दी है, तो हम कहेंगे जनाब ये चोर है, सारे भाई उसको बहन भाई कहना शुरू कर देंगे, यार ये तो चोर है, चोर है, चोर। तो एक टाइम आता है, लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि टाइम आता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, वो बंदा समझता है अच्छा ये मुझे चोर कह रहे हैं, मैं तो चोर ही हूँ।
अच्छा ये मुझे कह रहे हैं कि तू सैड बंदा है, फिर मैं सैडिया ही हूँ, ठीक है, तो वो अपने आप को लेबल, वो अपने आप को इम्प्लीकेट करना शुरू कर देता है। तो लेबल ना बिल्कुल लगाएं, ऐसे ही है। काइंडली काइंडली लेबल मत लगाएं। कोई कोई बंदा है, हर बंदा डिफरेंट है, गलतियां भी करता है, उस क्राइम को आप लेबल कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अ, जी 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 मैडम, मिस्टर हनान, सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना जी चाहूंगी, जी छोटी प्लीज सी प्लीज है, प्लीज। जो कि मैंने अपने समझ लें कि जब से मैंने स्टार्ट किया साइकोलॉजी को पढ़ना, तो एक छोटी सी चीज थी जो कि छोटे बच्चों वाली बात है, लेकिन शायद उसका एक मीनिंग मेरे लिए बड़ा है, कि हम एक इंसान को पागल कह देते हैं बहुत इजी वे में, यार तुम पागल हो, ऐसे ही बोल रहे होते हैं ना, यार तुम पागल हो। इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, उसको हम पागल कह ही नहीं सकते, हमारा वो लेवल है ही नहीं। हम कैसे उसकी इतनी खूबसूरत बनाई हुई तख्लीक को, जिसको उसने अशरफुल मखलूकात कह दिया, और हम उसको पागल कह देते हैं, हु द हेल आर वी। ठीक है, तो बस इतना सा है, अगर हम ये चीज याद रख लें तो शायद हम इग्नोर कर सकें इस एक जी जी वर्ड को, पागल को। जी जी बिल्कुल। जी, ओवर टू यू। एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं मिस्टर हारिस के पास जाऊंगा। सेकंड ये है कि अपने आप को एंगेज करें, काइंडली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करें, स्पोर्ट्स में एंगेज करें, अपने आप को कम्युनिटी सर्विस में एंगेज करें, लोगों की हेल्प करें, बहुत सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम करें, अपने आप को एंगेज रखें ताकि नेगेटिव थॉट्स ना आए। मैडम ने जो बात की, मौलाना वहीदुद्दीन एक बहुत बड़े स्कॉलर, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ ये है कि इंसान की सबसे बड़ी नेमत है पॉजिटिव थिंकिंग, और सबसे बड़ी बदकिस्मती उसकी है नेगेटिव थिंकिंग। तो हम जब नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उससे सारी चीजें जो है आउटबर्स्ट होती हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी जो है हम चलते हैं मिस्टर हारिस की तरफ। सर आप ब्रीफली हमें बताएं, आखिरी 10 मिनटों में तमाम ऑडियंस को हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अपने जो मैसेजेस हैं, जो क्वेश्चन है वो मैसेज में भी लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आखिरी 10 मिनट में हम आपके क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास 15 मिनट रह गए टोटल। तो 5 मिनट में हमने एक दो चीजें क्लोजिंग करनी है दोनों स्पीकर्स की तरफ। तो सर हमें आप हारिस साहब ये बताएं कि एक डिप्रेस्ड बंदा है, वो कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, और उसके साथ फैमिली, पीयर, फ्रेंड्स, उसका क्या किरदार है, क्या होना चाहिए, हम हमारी देखिए ऑब्वियसली जी, ड्यूटी बनती है उसकी। सबसे पहली बात तो ये कि डिप्रेशन से बाहर आना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सारी जो कह लें कि जो एक्टिविटीज है ना, जिससे बंदा अपने आप को उठा सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, ठीक है। टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, डिप्रेशन वाकई आपको कहीं का नहीं छोड़ती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी सब चली जाती है, और आप उस दलदल की तरह है जिसमें आप जाते ही रहते हो, ठीक है। आपके साथ मदद करने वाले लोग हों तो वो आपको बता सकते हैं कि इसमें आपने किस तरह बाहर आना है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैंने ये देखी है उसमें ये है कि बड़ी सिंपली ना, आप याद रखें कि हर चीज के ऊपर ना अल्लाह ताला कादिर है, ठीक है। आपने ना अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर देनी, ठीक है। और कुरान में भी उन्होंने यही कहा है अल्लाह ताला ने कि नमाज के साथ, रोजे के साथ, सब्र के साथ मुझसे तुमने दुआ करनी है, आई सेव यू, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए, और उस हिम्मत के लिए भी आपको अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी पड़ती है, और वही आपको उठा सकता है। दूसरा ये है कि जी सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि बंदा स्लगिश हो जाता है डिप्रेशन में। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने काहली से भागना है, काहली से बचना है, और उसमें कि मिस सुमेरा ने जैसे कहा था, एक्सरसाइज करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सफाई का ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो एक बल्कि दुआ भी है, एक इंग्लिश में मुझे वो है कि आई सीक रिफ्यूज फ्रॉम यू इन वरी एंड ग्रीफ, in helplessness, in laziness, in cowardice, in stinginess, in overpowering of death and oppression of men। तो इसमें खास तौर पे लेजीनेस का जिक्र है। मैंने जब पहली बार पढ़ी, मैंने कहा यार ये काहली इतनी कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, लेकिन ये है कि काहली से निकले, पॉजिटिविटी के साथ ऊपर बढ़े। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर आपको गुजार लेगा, ठीक है। उस पर तवक्कल करना है, बेसिकली ये वर्ड में ढूंढ रहा था, तवक्कल करना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि जो आपके साथी हैं, अगर तो नॉर्मली बेचारा डिप्रेस बंदा जो अकेला ही होता है तो वो अकेला उसी में रह जाता है, लेकिन ये है कि समटाइम्स ये है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ लोग थे, दे हेल्प मी अ लॉट, और ऑब्वियसली वो ये कर सकते हैं कि यही चीजें जो मैंने कही है वो उनको बताएं कि भाई कोई बात नहीं होती, ठीक है, ये सारी चीजें वक्ती हैं, खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला के ऊपर आपने ट्रस्ट रखना है, वो आपको निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद ना छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। डिप्रेस बंदे का कुछ करने को दिल नहीं करता,
ठीक है, आप उसको उठा के अपने साथ बाहर ले जाएं, ठीक है, उसे नेचर की छोटी छोटी चीजें दिखाएं, ठीक है, इवन ये चिड़ियां बोल रही होती हैं, बिल्लियां कुत्ते फिर रहे होते हैं, जानवर दरख्त, ठीक है, ये हवाएं, ये सारी चीजें उसको आप नोट करवाएं, ठीक है, उसमें आप बेसिकली उससे नोट करवाएं कि ये सिस्टम है सारा जो कि चल रहा है, सिस्टम से बेसिकली ये कि आप अल्लाह ताला की तरफ क्लोज लेकर जाने की कोशिश करें, ठीक है, उसके साथ एक्टिविटीज लेके जाएं। सबसे मैं ये कहूंगा कि सबसे जो इफेक्टिव एक मेथड है वो ये है कि उसको लेके कहीं नॉर्दर्न एरियाज में अपने साथ कहीं निकल जाए, ठीक है, उसे नेचर की क्लोज ले जाए, ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। ठीक है तो जी, उसमें बहुत मेरा शुक्रिया। ख्याल है, हाँ जी, इस चीजें बहुत शुक्रिया हारिस भाई। हमारे पास मैडम आखिरी 1-2 मिनट है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस जो हैं वो लेने हैं। बिलाल रफीक साहब, आपका हाथ जो है वो हैंड रेज है, अभी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हनान भाई, मैं लाइट चली गई थी, मैं नहीं जान कर सका जल्दी में आपको। अच्छा, मैं एक्चुअली अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, जो भी हारिस भाई बात कर रहे थे बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर ही थी। एक्चुअली मैं कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था, तो मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। और दूसरा ये है कि मतलब मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए चीज़ों से, तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा फील करते हैं। मैंने एक टाइम पे बीच में सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था, इवन मैंने अपना सेल फोन जो था वो तकरीबन 1 हफ्ता मैंने बता के सबको आगे पीछे बंद कर दिया था। और उसके बाद ये था कि मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल गया था। सेकेंडली एक चीज़ जो थी वो मेरे ख्याल में ये हुई थी कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, यार आप थोड़ा सा ना मोटिवेशनल लेक्चर्स दिया करो या थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, तो इवन वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो वो आई स्टार्टेड, और लकीली ये हुआ कि वो 1 मंथ के अंदर अंदर वो एक जो स्ट्रेस का पीरियड था वो थोड़ा सा कम होके काफ़ी लो हो गया। मेरे ख्याल में ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें भी तो वो पॉजिटिवली होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी का एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें एक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये इसका निचोड़ है इस सारी अभी लास्ट जो हमारी गुफ्तगू हो रही है उसका। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। अच्छा मैडम, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, बाज़ औक़ात इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है, एक टाइम आता है कि बंदा कहता है कि बस वो एंड कर देता है। तो बहुत से लोग जो इस मीटिंग को देखेंगे, इस डिस्कशन को, या यूट्यूब पे इसको देखेंगे, जो इस फेज से गुजर रहे होंगे और सुसाइड के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगी कि वो ये इरादा तर्क कर दें? जी, ऐसा है कि सारी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह मिस्टर बिलाल रफ़ीक और हारिस साहब ने बताई, आपने भी कुछ चीज़ें ऐड की। ये सारी वो एक्टिविटीज़ थी जो स्टार्टअप के लिए अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि यही आगे हमें लेके चलेंगे। लेकिन प्लीज़ इग्नोर नहीं करना थॉट प्रोसेस को, क्योंकि जहाँ पे थॉट प्रोसेस इग्नोर हुआ, अवॉइड हुआ, जहाँ आपने उसको जस्ट इग्नोर किया और आपने कहा कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ। लेकिन आप जब तक अपने थॉट्स को सामने रख के और उनसे लॉजिकल वे में डिस्प्यूट नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप कम बैक नहीं करेंगे, तो आप यूं समझ लें कि खुदा ना खास्ता रिलैप्स प्रिवेंशन के चांसेस हैं, यानी आप दोबारा डिप्रेसिव हो सकते हैं और आप मजीद बुरे लेवल पे भी खुदा ना खास्ता जा सकते हैं। ये वही लेवल्स हैं जहाँ पे अपने हम थॉट प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं या उसके साथ हम कुछ लॉजिकल रीजनिंग के साथ काम नहीं करते हैं, तो ये हमें सुसाइड की तरफ ले जाता है। सुसाइड भी डायरेक्टली सुसाइड नहीं होता, सबसे पहले सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ठीक है, यानी हमारा जो थॉट है उसमें यही बात के मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, मेरा दिल करता है मैं खत्म कर लूं अपने आप को। इसको हम लोग नॉर्मली ले रहे होते हैं कि यार ये तो हर बंदे कह रहा होता है। आजकल के सिनेरियोज जिस तरह के हैं, जो भी परेशानियां सभी को फेस करनी पड़ रही होती हैं, मोस्टली इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या हो रहा होता है कि हम इनको इग्नोर कर देते हैं इस वाली बात को कि ये हमारा कोई थॉट प्रोसेस भी एक्चुअली है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए। लेकिन अगर आपने इसके बारे में सोच भी लिया कि आपने आपको जिंदगी आप अपनी खत्म करना चाहते हैं, तो खुदा ना खासतौर कल इसकी आप प्लानिंग भी कर सकते हो, आप इसकी प्लानिंग में भी शामिल हो सकते हैं, यानी आप सुसाइडल आइडिएशन भी कर सकते हैं ना। आफ्टर दैट आप अगर सुसाइडल आइडिएशन की तरफ चले गए हो तो सुसाइडल अटेम्प्टेशन भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आपने कहा कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, सबसे पहले हमें उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल द टाइम में एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट या एक फ्रेंड ऑल द टाइम नहीं रह सकता, लेकिन जो रह सकता है, अगर आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द डे वो शख्स अपने घर में गुजार रहा है टाइम, तो आप उनका सपोर्ट सिस्टम, उनकी फैमिली है और उनके सिबलिंग्स हैं ऑब्वियसली, या उनका स्पाउस होंगे, उनके बच्चे होंगे,
होंगे, तो आप उनका उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें जो ऑल द टाइम उनके साथ हैं या मैक्सिमम टाइम उनके साथ है। उनको आप ये सारी चीजें समझाएं कि आपने इनको अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपने चेक एंड बैलेंस रखना है, कुछ हार्मफुल चीजें उनके करीब करीब ना हो, उनके सराउंडिंग्स में ऐसी कोई चीज ना हो जिससे वो नुकसान अपने आप को पहुंचा सकते हैं या आपको। अच्छा, ये सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, ये हार्म लोगों के लिए भी हो सकता है, तो सो बी अवेयर। तो सबसे पहले ठीक है मैडम, स्ट्रॉन्ग जो होगा वो हमारा सपोर्ट एक सिस्टम होगा। माजरत आपको मैं काट रहा हूँ, जी जी, इंशाल्लाह सुसाइड पे हम एक और सेशन रखेंगे, कंप्लीट वेबिनार और रखेंगे, श्योर श्योर श्योर। तो उस पे हम आपको भी मदद करेंगे और दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी। तो अभी हम क्वेश्चन जो हैं वो लेते हैं। अच्छा जी, किरण सिराज जी, जी किरण। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मैम सुमेरा से है। आपके पास मैम लॉट्स ऑफ पेशेंट आप देखती होंगी डेली लाइफ में, आपके पास जी कभी जी, ऐसे केसेस पे आए हैं जो डिप्रेशन को फेक कर रहे हो? बिकॉज बीइंग अ टीचर मैंने अब नोट किया है कि लोगों ने इस चीज को एक फैशन भी बना लिया है, और उसमें ये होता है कि जो बेसिकली जो लोग हैं, कुछ जो वाकई डिप्रेस्ड हैं, लोग उनको भी ये कहते हैं नहीं नहीं यार यू आर जस्ट फेकिंग डिप्रेशन, और मतलब दिस इज एन एक्सक्यूज टू नॉट डू द वर्क यू आर असाइन्ड टू डू, राइट? तो वो आपके पास जी, अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं, मतलब हाउ कैन यू पोलाइटली टेल देम के यू आर फेकिंग डिप्रेशन, यू डोंट हैव डिप्रेशन? इस तरह से है कि डायरेक्टली उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप फेक शो कर रहे हैं एटीट्यूड या आपका फेक बिहेवियर है। ये उनको उनकी सारी चीजों को समझा जाता है, उनको बताया जाता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है आपके साथ इस तरह का मामला पेश आता हो। अगर आपके मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहूँ मैम, तो मैं उनको ये कहूंगी कि डिप्रेशन के ये क्राइटेरियाज हैं, इनमें से आपके ये जो आप कुछ बता रही हैं इनमें से एक दो फीचर्स हाँ आपके अंदर जरूर है, लेकिन आप शुक्र अल्लाह का मनाएं कि आप शुक्र करें आप डिप्रेस नहीं हैं। आपको पता है, शुक्र करें अल्लाह का कि आपको कोई इस तरह की बीमारी नहीं है नफ्सियाती। चलिए जी, बहुत तो शुक्रिया आप मैडम। बिल्कुल परेशान ना हो नेक्स्ट इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास। इंजीनियर फाइजा जी, जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, प्लीज अपना क्वेश्चन करें। सर मुझे पूछना था कि जो बच्चे होते हैं, जैसे मोस्टली जो सिंगल चाइल्ड होता है, जैसे जिनके कोई सिबलिंग्स वगैरह नहीं होते, तो उन बच्चों में इतना एग्रेशन क्यों होता है, वो क्यों एग्रेसिव होते हैं? ठीक है, अच्छा ऐसा है कि उनकी एनर्जीज डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आपको मैं टेक्निक पे आऊंगी सीधा कि उनके एनर्जीज जो हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें कि उनको यूटिलाइज करना है हमने इन अ प्रोडक्टिव वे। वो एनर्जीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उनके पास कोई खेलने कूदने के लिए होता नहीं है जिसके साथ वो शेयर करें, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत हम बड़ों से ज्यादा एनर्जीज होती हैं, तो कोशिश करें उनको यूजफुल वे में इस्तेमाल करें, उनसे कोई काम ठीक है लें मैडम। उस एनर्जी का। मैडम एक क्वेश्चन आया है सानिया खान की तरफ से। उन्होंने जी पूछा है कि एक डिप्रेस्ड इंसान के सामने उसको टेंशनें बताना, ठीक है अपनी, और उस सिचुएशन में कि, और ये भी क्वेश्चन किया है कि एक बंदा है वो ऑलरेडी डिप्रेस है और आप उसे कह रहे हैं कि भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते और तुम डिप्रेस हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारा कुछ नहीं बनना। ये ब्रीफली आंसर करना। नहीं, डायरेक्टली हमने क्लाइंट को बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, यानी उस पर्सन को डायरेक्टली कुछ नहीं कहना है। आप उनसे इस तरह से कह सकते हैं कि मैं नमाज पढ़ता था, मेरे साथ कोई मामला पेश आया, मैंने नमाज में बहुत सुकून हासिल किया। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपका दिल करे जब आप उठें तो कोशिश कीजिएगा कि आप नमाज पढ़ के देखें, शायद आपको इससे सुकून मिल जाए। तो आप जरा ट्राई करके देखें, बाकी आपकी अपनी ठीक है, बहुत मर्जी है। शुक्रिया। तो बहुत डायरेक्टली किसी शुक्रिया। को इन्फ्लुएंस नहीं करना। जी जी, तैमूर मुस्तफा साहब जी क्वेश्चन करें सर ब्रीफली, हमारे पास 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम तमाम एक्सपर्ट्स को। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वेबिनार में आए। मेरा एक क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है। सबसे पहले सजेशन ये है कि लाइक जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, इसी तरह मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बहुत सारी बार नहीं दी जाती। लाइक आई हैव गॉन थ्रू इन लास्ट ईयर ऑल ऑफ दिस। तो सब यही कहते हैं कि ये नहीं, ऐसे तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब फिजिकल हेल्थ की तो इतनी प्रायोरिटी है, मेंटल हेल्थ की इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? और वो सेकंडली इसलिए ये नहीं है है कि क्योंकि नजर नहीं आती है।
तैमूर एक जी। क्वेश्चन यार, हमारे पास टाइम नहीं है। जी। बहुत शुक्रिया। बस एक क्वेश्चन ये है कि रिलीजियस थॉट्स का एंजाइटी से क्या रिलेशन है? जब चीजें पूरी नहीं हो रही होती है ना, जब हम चीजों को, हमें पता है, हमें नॉलेज है, हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके बावजूद हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो एक सेल्फ गिल्ट हमारे अंदर होता है, तो वो एक्चुअली गिल्ट होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें फ्यूचर के थॉट्स भी आ सकते हैं कि खुदा ना खासे इस ना करने की वजह से, इस एक्शन को ना करने की वजह से जो हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, तो हम एंजाइटी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। तो चलिए ये मैडम, कुछ रिलेट कर सकती थी। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का, बिलखसूस स्पीकर्स का, मैडम सुमेरा, सर ज़िया, नक्शबंदी साहब, हारिस साहब, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा क्लिक एंड हेल्प का बेसिकली मकसद ये था कि एक डिबेट को शुरू करें। इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पे हम मजीद डिस्कशंस करते रहेंगे। आप वेबिनार्स हमारे ज्वाइन कीजिएगा, सुसाइड पे, डिप्रेशन पे हम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा चैनल ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़ जी सबको। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।